कतरी दारुल हुकूमत दोहा में हमले के बाद आज इजराइल ने एक और इस्लामी मुल्क यमन की दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमले किए हैं। कोई मिलिट्री एक्शन नहीं पाकिस्तान लेगा। सेकेंडली बात, किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं होगा। तीसरी बात, लंबे चौड़े पे पाकिस्तान में हम अपराइजिंग भी नहीं होने देंगे कि यहाँ पे हम अपनी तोड़फोड़ कर रहे हो, कंडेम इजराइल को कर रहे हैं। जिस तरह हमारी पहले तो नेतन्याहू साहब जिनको दहशतगर्द समझेंगे वहाँ हमले होंगे, खा वो हों दहशतगर्द या ना हो, और दूसरा वो कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो अब आइए अपने ऊपर तुम्हें खत्म कर देंगे, मलियामेट कर देंगे तुम्हें, ये बाकायदा इसराइली मीडिया कह रहा। तो डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं? मतलब हमें आपने कहा कि अरबों में तो बाकी जान नहीं है, तो हमें क्या ये जो बार बार फ्रेम किया जाता है कि हम इजराइल के खिलाफ हो जाएं या कुछ करें, पाकिस्तान के अंदर कुछ मजहबी हल्के हमेशा इस तरह प्रोवोक करते हैं कि हमें इजराइल के खिलाफ अपनी फौज इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारा तो डॉक्टर साहब हम सॉवरन मुल्क है, हम क्यों जाके अरबों के मसले में जाके पड़े हैं? हमें बिल्कुल कोई जाने की जरूरत नहीं, ना कुछ है। हमारा दिल जरूर दुखता है पैलेस्टीनियंस के लिए, पर हमारा प्रॉब्लम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के जाने से हासिल वसूल क्या होगा? क्या 56-57 और मुल्क हैं, तैयब और रिदवान को वहाँ होना चाहिए था, बाकी सारे मुल्कों को होना चाहिए था। हम क्या कर लेंगे वहाँ जाकर? मैं तो समझता हूँ कि फिर बात तो देखें, बात तो ये है ना कि बात इजराइल तगड़ा है, ये बात मान जाए। गेम तो फिर इजराइल के हाथ में है ना, कुंजी तो इजराइल के पास है, बाकी तो किसी की कोई मजाल नहीं है। वर्ल्ड और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड में कतर पे हमला हुआ है, आपको लगता है कि मुसलमान दुनिया कभी इकट्ठी हो सकती है, कभी जवाब दे सकती है, या कि कहा जाता है कि इसी तरह एक एक करके मार खाएंगे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देखिए जी, क्रिश्चियन उम्मा कोई नहीं है और अपना बुद्धिस्ट उम्मा कोई नहीं है, हिंदू उम्मा भी नहीं, तो हमारी उम्मा क्यों? इस्लाम एक रिलीजन है, मानते हैं इस्लाम को, हमारा रिलीजन है, हमारा ईमान है, बिल्कुल ठीक। पर ये कहना कि उम्मा बन जाएगी, एक रियासत बन जाएगी, वो हो नहीं सकता। आपको याद है लॉन्ग टाइम अगो नासिर वगैरह ने कोशिश की थी, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाई थी, जिसमें मेरा ख्याल सीरिया भी था, इजिप्ट भी था, और शायद एक और मुल्क भी थे, वो चली नहीं। बहुत लोगों ने कोशिश की, नहीं चली। तो एक चीज़ मेरा ख्याल है जो समझ जानी चाहिए कि एथनिक और जो क्या कहते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होती है, ज़्यादा पावरफुल है बनिस्बत उम्मा के। अपना रिलीजन अपनी जगह ज़रूर है, हम मुसलमान ज़रूर हैं, पर ये कहना कि बंगाली मुसलमान और मलेशियन मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान मिल के इकट्ठे हो जाए, हिस्ट्री ने प्रूव कर दिया वो नहीं होगा, तो उसको अब छोड़ ही दें। बाकी रह गई बात इसराइल की। इजराइल ने तो बहुत शर्मिंदा किया हम लोगों को, बहुत हमें जलील किया। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, खासतौर पे अरबों के पास तो कुछ भी नहीं, इसराइल से वो लड़ नहीं सकते, ना उनमें हिम्मत है, ना उनमें जान है, बल्कि उल्टा अमेरिका को पैसे देते हैं, उल्टा इजराइल के साथ जाके हाथ जोड़ते हैं। तो अब उसका क्या किया जा सकता है? उनके साथ तो मिलने का भी फायदा कोई नहीं। अगर कोई अरबों में जान रह गया तो हम ही शायद उनको कभी ना कभी काम आ जाएंगे, और कोई नहीं। तो डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं? मतलब हमें आपने कहा कि अरबों में तो बाकी जान नहीं है, तो हमें क्या ये जो बार बार फ्रेम किया जाता है कि हम इजराइल के खिलाफ हो जाएं या कुछ करें, पाकिस्तान के अंदर कुछ मजहबी हल्के हमेशा इस तरह प्रोवोक करते हैं कि हमें इजराइल के खिलाफ अपनी फौज इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारा तो डॉक्टर साहब हम सॉवरन मुल्क है, हम क्यों जाके अरबों के मसले में जाके पड़े हैं? हमें बिल्कुल कोई जाने की जरूरत नहीं, ना कुछ है। हमें सिर्फ ये होगा कि इजराइल और इंडिया के अलायंस हो चुके, और इजराइल इंडिया कभी ना कभी हमारे पीछे आएंगे, और वहाँ उम्मीद है हमें, जैसे पिछली बार हुआ था, कि हमारी फौज उनके साथ दोबारा मुकाबला। बट ये अब एक बात वाज़ेह है कि इजराइल और इंडिया का एक अलायंस हो चुकी है, और वो कभी ना कभी हमें तंग करेंगे, शायद करें शायद ना करें। स्पेकुलेशन जरूर है, मैंने यकीनी है, स्पेकुलेशन जरूरी है, और किसी ना किसी वक्त वो आएंगे, तो शायद उस वक्त हमें, अगर हम इंडिया इजराइल को रोक सकते, शायद हमारी कुछ वो हो जाए। बाकी इजराइल बहुत दूर है, हमारा प्रॉब्लम भी नहीं है। हमारा दिल जरूर दुखता है पैलेस्टीनियंस के लिए, पर हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों पीछे पड़े? अगर सऊदी अरेबिया कहते हैं उसका प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो कहते हैं इजिप्ट वाले कहते हैं उनका प्रॉब्लम, तो हम तो बहुत से बहुत चौथा मोहल्ला, तीसरा भी मोहल्ला भी, चौथा मोहल्ला। बात तो सही है आपकी डॉक्टर साहब, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के वजीर आजम कतर गए हुए थे, ये क्या लगता है आपको, ये कोई पैगाम देने गए थे इजराइल को? और तो अरब वर्ल्ड में से मुस्लिम दुनिया में कतर कोई नहीं गया,
यूएई के पास प्रेसिडेंट गए हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है? मेरा ख्याल है जी कि हम कतर से तेल गैस लेते हैं, हम कतर से एक छह चीजें मांगते रहते हैं, तो ठीक है चले जाना चाहिए था। दूसरा ये है कि हम अगर गए हैं तो हम बगैर कुव्वतों की इजाजत के हम आएंगे, कुछ ना कुछ इसमें अंडरनीथ, आपको मेरे से बेहतर पता, कुछ ना कुछ तो होगा ही कि गए हैं, कोई पैगाम, कोई ऐसी चीज, बस भी चलो शो ऑफ सॉलिडारिटी की, शो ऑफ दोस्ती की शो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसके बियॉन्ड मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ पढ़ना चाहिए। तो ये जो हमारे मुल्क के अंदर अक्सर जो दाएं बाजू की जो राइट विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अक्सर हमें उकसाती रहती है, मोटिवेट करती रहती है कि जनाब मुसलमानों को इकट्ठे हो जाना चाहिए और पाकिस्तान की जो फौज है इसको जाकर लड़ना चाहिए। आपको लगता है कि ये पुराने व्यूज थे और ये मॉडर्न हमें थोड़ा क्लियर करना चाहिए लोगों को कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपने लोगों को जाके या अपनी फौज को किसी दूसरे मुल्क की जंगों में जाके इंगेज करें, ऐसे कोई नैरेटिव हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए? क्या होना चाहिए? इन मुल्लों को लेके ना इनको भेज देना चाहिए वहां जंग करने, इनको भेज के जाके लड़े, अगर इतना जज्बा है तो जाए फिर लड़े। और एक और भी चीज है कि क्वाइट फ्रैंकली अगर आप देखें तो अरब मुल्क ये कोई नहीं कि हमारी बहुत इज्जत करता है, वो तो हमें पाकिस्तानी कहते हैं, हमें काफी बुरी तरह ट्रीट भी करते हैं। तो हम ऐसे कि हम चौथे महल्ले जाके क्यों लड़ेंगे, हमारा कोई काम नहीं है उसमें। हाँ ये जरूर है यूएन में तकरीरें कर, उससे आगे हमारा कोई रोल नहीं है, ना बनता है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा मुकम्मल नहीं कर पाए क्योंकि अमेरिका नाराज हो सकता था। तो हम वहाँ क्या कर रहे होंगे? और जो कतर पर के दरवाजे पर दस्तक हुई है वो अगर जब यमन जल रहा था उस वक़्त ये कुछ सोच लेते, जब लबनान पे आफत आई हुई थी उस वक़्त इकट्ठे हो जाते, जब इराक लीबिया डाउनफॉल हो रहा था उस वक़्त देख लेते, जब शाम तबाह बर्बाद हो रहा था उस वक़्त इकट्ठे हो जाते, जब ईरान आया हुआ था जंग की जद में उस वक़्त इकट्ठे हो जाते, जब गजा में नस्ल कुशी थी उस वक़्त इकट्ठे हो जाते। नहीं हुए। आयल हथियार इस्तेमाल हो सकता था, तिजारती सफारती बाइकआउट हो सकता था, इब्राहिम अकार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता था अपने शर्तें मनवाने के लिए, अमेरिका में सरमायाकारी और सदर ट्रंप साहब को तोहफे, ये सारा कुछ इस्तेमाल किया जा सकता था, लॉबिंग की जा सकती थी। लेकिन अब तो आपको पता है कि नेतन्याहू साहब का जो 2 मिनट का वीडियो पैगाम है उसमें कहा है कि दहशत गर्दों को जो पनाह देगा वहां हमले करेंगे। मतलब पहले तो नेतन्याहू साहब जिनको दहशत गर्द समझेंगे वहां हमले होंगे, खा वो हों दहशत गर्द या ना हो, और दूसरा वो कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो अब पता चला है कि ये आग जो लगी थी ये घर पे भी आ सकती। दोस्तों, नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है। So we did exactly what America did when it went after the terrorist, the Al-Qaeda terrorist, and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. تو بہرحال اب نیتنیاہو نے 2 کام کیے ہیں، ایک تو پاکستان کو سرکل کیا ہے اور پاکستان کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ جی امریکہ دیکھیں اس نے پاکستان کے اندر گھس کے اسامہ بن لادن کو قتل کیا تھا یا اس کے خلاف آپریشن کیا تھا، تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بھی عرب ملک کی جو سوورینٹی ہے وہ اسرائیل کے لیے میٹر نہیں کرتی، کسی بھی وقت جب اسرائیل کو ضرورت پڑے گی۔ اب آپشنز کیا ہیں؟ امریکہ جو ہے وہ تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ دوبارہ ایسے نہیں ہوگا، کہ ہم ایسے ایک دن امریکی صدر کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا، دوسرے دن بینجامن نیتنیاہو کہہ رہا ہے میں پھر ماروں گا تمہیں۔ لیکن امریکی انداز بیان کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے اب پیچھے کھڑا ہے۔ کوئی ایسا امریکن پریزیڈنٹ نہیں ہے جو پرو زائنسٹ ہو، اتنا یہ ہے اس نے تو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ان کو، کس بات پہ رکاوٹ ہے؟ جو ہتھیار چاہیے، جو پلین چاہیے، ہر چیز دیا ہوا ہے۔ دوستو، نیتنیاہو جو کہ پرائم منسٹر آف اسرائیل ہیں، انہوں نے پھر وارننگ دی ہے قطر کو کہ وہ پھر حملہ کریں گے قطر کے اوپر اگر آپ لوگوں نے ان اسلامک ٹیررسٹ کو ختم نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے امریکہ نے 9/11 کے بعد پاکستان میں بھی حملہ کیا تھا اور انہوں نے اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں قتل کیا تھا، ہم بھی ہر ملک جائیں گے جہاں جہاں ایسے دہشت گرد جو چھپے ہوئے ہیں اور جو حملہ کرتے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ Now this is a fresh warning. Tomorrow is September 11th.
We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. یہ چیز ہے جس کو میرا خیال ہے they do understand کہ پرابلم کہاں پہ. آج پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ قطر گئے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن جو کہ عرب لیگ اور اس OIC جو بلا رہی ہے اس کا کو کنوینئر بھی بننا چاہتا ہے. اب آپشنز کیا ہیں؟ امریکہ جو ہے وہ تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ دوبارہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم ایسے ایک دن امریکی صدر کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا, دوسرے دن بینجامن نیتنیاہو کہہ رہا ہے میں پھر ماروں گا تمہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بیکاز ان کو پتا ہے قطر کر ہی کچھ نہیں سکتا. اب سوال یہ ہے کہ قطر کیسے رسپونڈ کرے گا. قطر کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ $14 ارب ہے. وہ $14 ارب کا ڈیفنس بجٹ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کے سارے جہاز بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, and they can't defend them. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. I am unable to understand this, frankly speaking. کہ with all that defense budget, قطر کا, UAE کا, سعودی عرب کا $120 ارب کے قریب ڈیفنس بجٹ ہے. $120 بلین کے قریب ڈیفنس بجٹ ہے ان کا. اسرائیل کا صرف 23-24 اتنا بجٹ ہے ان کا. اینڈ لک وہ کس طرح جب ان کا دل کرتا ہے, جس کو دل کرتا ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر مارتے ہیں اور آگے سے اٹھتا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرتا. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں وے تھنگز سٹینڈ, چیزیں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. قطری دارالحکومت دوحہ میں حملے کے بعد آج اسرائیل نے ایک اور اسلامی ملک یمن کی دارالحکومت صنعا پر فضائی حملے کیے ہیں, جبکہ قطر پر گزشتہ روز کے اسرائیلی حملوں سے صدر ٹرمپ نے نہ صرف لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے بلکہ اس حملے کو اسرائیل کی اپنی کارروائی قرار دیا ہے. ناظرین, آج اس موضوع پر ہونے والی اپنی پریس کانفرنس بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ منسوخ کر چکے ہیں. البتہ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے قطر پر کیے گئے فضائی حملے سے خوش نہیں ہیں. یہ سب اچھا نہیں ہوا جو ہوا ہے. جبکہ امریکہ میں اسرائیلی سفیر نے دھمکی دے دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر قطر میں حماس رہنما زندہ بچ بھی گئے ہیں تو اگلی بار وہ زندہ نہیں بچیں گے. اسرائیلی سفیر کا یہ دعویٰ اپنی جگہ, مگر ناظرین, اسرائیل کے فوجی حلقوں میں قطر میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے جانے اور اہداف حاصل کرنے سے متعلق تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے. حالانکہ اس حملے کی براہ راست نگرانی اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے خود کی تھی. بس آج میں لیٹ ہو گیا اپنی ریکارڈنگ میں, کیونکہ مجھے کل سے کافی بخار ہے, گلا خراب ہے اور میں ٹریول بھی کر رہا ہوں, تو بس سلو ہوا وہ. اور بٹ اینی وے, اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں بڑا دور تو کلیئر کہ اسرائیل سے ٹاکرے کا وقت آ گیا. قطر پر دوبارہ حملہ کرنے کا اعلان کر رہا ہے. سنیں ذرا. اور اسرائیلی وزیر دفاع یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اسرائیل اپنے دشمنوں کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑے.